गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कक्षा 8 की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। बच्चों, विज्ञान के हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 के बारे में। बच्चों, चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। बच्चों, हमारे जीवन काल में कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरह की कई अवस्थाएं होती हैं। उनमें से हम एक अवस्था को पढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर। बच्चों, इस अवस्था को हम इस क्लास में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह अवस्था इसी क्लास में स्टार्ट होती है। ये लगभग 11 से 12 वर्ष की उम्र में अवस्था स्टार्ट हो जाती है और इसी उम्र में बच्चे जो हैं लगभग 8वीं क्लास में आ पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें हम सीखेंगे बच्चों कि किशोरावस्था में किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यौवनारंभ के दौरान आवाज में परिवर्तन स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि किशोरावस्था जैसे ही शुरुआत होती है, मतलब 14 से 15 साल की उम्र में आप देखते हैं कि लड़कियों की उम्र पतली और लड़कों की उम्र थोड़ी भारी होने लग जाती है। तो यह परिवर्तन आता है बच्चों स्वर यंत्र के आकार में परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। बच्चों, ये हमारे शरीर में कुछ गांठें होती हैं, वो गांठ एक रस को निकालती हैं। उन गांठों को ही हम ग्रंथियां बोलते हैं। उनमें से ही एक होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है बच्चों? एक पीयूष ग्रंथि होती है जो कि एस्ट्रो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन पर नियंत्रण करने का काम करती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का जनन हार्मोन होता है और आपका जो एस्ट्रोजन है वो महिलाओं का जनन हार्मोन होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। बच्चों, एक अग्नाशय ग्रंथि भी होती है हमारे शरीर के अंदर जो कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। तो इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गोइटर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। बच्चों, हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है। वो जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है और यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारा गले पर एक फोड़े जैसा, मतलब गला बहुत ज़्यादा सूज जाता है। उसे बोलते हैं बच्चों गलघंड बीमारी, और गलघंड को ही इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। बच्चों, मेंढक की अगर जीवन काल को हम समझें तो मेंढक मादा जो है वो अंडे देती है पहले जल में, और उससे ये 4 स्टेप में मेंढक बनता है और इसी को हम कायांतरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आएगा इस चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। तो बच्चों, किशोरावस्था की अवधि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो किशोरावस्था है वो लगभग 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है और ये 18 से 19 साल तक रहता है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कोशिकाएं होती हैं जो कि माता पिता से उनके गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और ये मानव में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो बच्चों, नमक की मात्रा को संतुलित करने का काम जो करता है वो करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करती है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सामान्यतः किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार है। तो बच्चों, किशोरों के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। और अगर खान पान में हम बात करें तो हमारे खाने में जनरली रोटी, दाल, सब्जियां, ये किशोरों के लिए अच्छा खाना माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों, ये कोशिका में संरचना भी मैंने बताया था, गुणसूत्र। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव में, जो कि माता पिता से गुणों को बच्चों में ले जाने का काम करते हैं। इसमें 23वां जोड़ा जो है वो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगी या लड़का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये बूझो और पहेली द्वारा एक कहानी के रूप में बताया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ लिया है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए लगा देता हूँ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। बच्चों, मैंने बताया था कि 11 से 12 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिससे जो बच्चे हैं वो जनन परिपक्वता उनमें आने लगती है। इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो बच्चों, अभी किशोरावस्था की अवधि आपके लिए बताई थी कि लगभग 11 से 12 साल की उम्र में ये स्टार्ट होकर के 18 से 19 साल तक ये किशोरावस्था रहती है। बच्चों, तीसरा है किशोरों को टीनेजर्स भी कहते हैं। टीनेजर्स बच्चों इसलिए कहते हैं किशोरों को, जैसे कि हम इंग्लिश में गिनतियाँ बोलते हैं 12, 13, 14, 15, 16। तो बच्चों, आप देखेंगे कि इन सभी नंबर्स में लास्ट में टीन वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसीलिए। और ये रहता है बच्चों 19 तक, तो इसलिए इसे हम किशोरों को टीनेजर्स भी बोल देते हैं। चलिए, अगला है बच्चों, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। बच्चों, किशोरावस्था में जैसे कि लंबाई का बढ़ जाना, लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है किशोरावस्था में, और दाढ़ी मूछें निकलने लग जाती हैं लड़कों के। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है? बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है उसे हम हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो बच्चों, वो होता है HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये मैंने शुरुआत में बताया था कि नर में जो जनन हार्मोन होते हैं वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में जो जनन हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? बच्चों, ग्रंथियाँ जो मैंने गांठ बताई थी, शरीर के अंदर कुछ गांठें होती हैं, उनको हम ग्रंथियाँ बोल देते हैं, और इनको 2 भागों में बांटा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो बच्चों, पीयूष ग्रंथि उनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है बच्चों। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर हैं। उनके बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या बीमारी से ग्रसित है और इसका कारण क्या है? बच्चों, मैंने बताया था कि गला जिसमें फूल जाता है, सूज जाता है, उसे हम गलघंट बीमारी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलें तो गॉइटर नामक बीमारी बोलते हैं, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, किशोरावस्था में यदि हम बात करें तो श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिनकी नियमित सफाई करना आवश्यक है। यदि आप नियमित सफाई इनकी नहीं करते हैं तो हमारे शरीर से बदबू आने लगती है और जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ ग्रंथियां दे रखी हैं और उनसे जो रस निकलता है उनको हार्मोन बोलते हैं, और उनका नाम हमें बताना है। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है बच्चों वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन मतलब जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है। दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि से बच्चों इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से डायबिटीज मतलब
डायबिटीज, जिसे हम शुगर की बीमारी बोल देते हैं। और पी एड्रिनल ग्रंथि में से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है बच्चों, और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है बच्चों, अगले चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो बच्चों किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं, जैसे कि लंबाई में वृद्धि होना, लड़कों की आवाज़ भारी व लड़कियों की आवाज़ पतली होना, जननांगों पर बाल आना बच्चों, लड़कों के दाढ़ी मूंछ आना, शारीरिक बनावट में बदलाव आना। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचे। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ मतलब लड़के और लड़कियों की उम्र के हिसाब से लंबाई यहाँ पर दे रखी है, तो उस उम्र के हिसाब से बच्चों ग्राफ बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर बार ग्राफ बनाया। बच्चों ग्राफ भी कई प्रकार का होता है, तो मैंने क्या यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, बार ग्राफ, या फिर इसे स्तंभ ग्राफ भी बोल देते हैं। इसको बच्चों समझ लेते हैं। देखिए देखो थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए बच्चों अगर इस ग्राफ में आप देखें तो इसमें क्या है कि देखिए इधर देखेंगे आप तो इधर तो ये लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, और इस साइड में जो है वो लिया है बच्चों हमने, इस साइड में जो हमने लिया है वो आयु ली है वर्षों में। और बच्चों जो रेड कलर का स्तंभ है, ये जो रेड कलर का स्तंभ है ये तो है लड़कियों के लिए, और जो ब्लैक कलर का स्तंभ है बच्चों ये है लड़कों के लिए। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें तो जीरो उम्र पर, जहाँ जीरो उम्र पर जो लंबाई है, किशोरावस्था में बात की जाए बच्चों, जीरो से 4 वर्ष की उम्र में 53 सेंटीमीटर की लंबाई है, जो कि दोनों में समान है। इसी प्रकार 4 वर्ष पर बच्चों अगर देखेंगे तो 4 वर्ष पर आप देखें तो देखो लड़कों की 96 सेंटीमीटर लंबाई होती है और लड़कियों की 92 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से स्तंभ को यहाँ पर शो किया गया है बच्चों। इसी प्रकार 8, 12 और 16, 20 पर भी शो किया गया है। इस ग्राफ को आप बच्चों आसानी से बना सकते हो। अगर इस ग्राफ को बच्चों आप नहीं बनाते हैं तो इसकी जगह पर आप जो ग्राफ पेपर आता है उस पर भी ग्राफ इजीली बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में कम होती है, इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है। देखिए बच्चों अगला है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान होती है। तो बच्चों 16 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियों की उम्र क्या लंबाई क्या होती है बच्चों, समान होती है, जैसे 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है। वो बच्चों होती है 20 वर्ष की उम्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो बच्चों किशोरावस्था में लड़कों के स्वर यंत्र का आकार लड़कियों की तुलना में बड़ा होता है, जिसके कारण लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला जबकि लड़कों का स्वर निम्न तारत्व वाला होता है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एडम्स एपोल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये हमारे कंठ का चित्र है जहाँ से आवाज़ निकलती है, जिसे वाक्य यंत्र भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और आराम से आपकी बुक में ये चित्र दे रखा है और पेंसिल का यूज करके आप इस चित्र को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, संतति के लिए निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो बच्चों देखिए इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि माता पिता से गुणों को बच्चों तक ले जाने का काम कौन करते हैं, गुणसूत्र करते हैं। और बच्चों उसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है वो पुरुष में तो होता है XY, और मादा में जो होता है या महिला में जो होता है वो होता है XX। बच्चों यही जो 23वां गुणसूत्र है यही निर्धारित करता है कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की। बच्चों यदि इनका जो Y है ये महिला के X से मिलता है तो XY बनेगा। XY क्या होता है बच्चों, लड़का होता है। इसी प्रकार ये जो Y है ये महिला के दूसरे X से मिलेगा तो भी XY बनेगा। ऐसे ही पुरुष का जो X है वो महिला के X से मिलेगा तो XX। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों, X जो है वो X से मिलेगा तो XX। बच्चों XX यदि गुणसूत्र रहता है 23वां तो ये लड़की पैदा होती है, और अगर XY रहता है तो लड़का पैदा होता है।
बच्चों इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लड़का या लड़की होने का जो निर्धारण होता है वो पुरुष के द्वारा होता है, इसमें महिला की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर पुरुष का निर्धारण XY गुणसूत्र से, जबकि महिला का निर्धारण XX गुणसूत्र से होता है। पुरुष जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है, पुरुष पैदा होता है, और महिला जब पिता का गुणसूत्र X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? बच्चों जैसा कि हमने बताया था कि इस उम्र में किशोरावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं वो किशोरावस्था में ही देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें विशेषकर संतुलित भोजन पर विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने उत्तर लिखा यहाँ पर। किशोरावस्था में किशोर को संतुलित आहार जैसे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हमारे भारतीय भोजन में रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, और यही संतुलित आहार है। किशोरों को दूध भी लेना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में संतुलित आहार होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चैप्टर फिनिश हो गया, प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट आ गया है। चलिए प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले जैसे कि पिछला दिन जो निकल गया है, नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया था। बच्चों जैसे कि मित्र का नाम मैंने यहाँ पर हरदेव लिखा है। हरदेव अपना एक दोस्त है जिगरी, इसलिए मैंने हरदेव लिखा है। और यहाँ पर नाश्ते में छाछ दलिया लिखा है, और दोपहर के खाने में हरी सब्जी रोटी, शाम के खाने में दाल चावल और रोटी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो बच्चों शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ, जैसे कि अगर हमारे भारतीय भोजन में देखें तो रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां और दूध होता है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया जाता है? तो बच्चों जंक फूड में आपके पेटीज, बर्गर, पानी की टिकिया वगैरह ये सभी खाने आ जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। देखिए बच्चों, अगला है एड्स एक HIV वायरस जनित रोग है जो बच्चों एड्स एक HIV वायरस जनित रोग है जो रक्तदान, असुरक्षित सेक्स, असुरक्षित सिरिंज तथा रोगी के साथ खानपान से भी फैलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो बच्चों संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे कि क्षय रोग वो बच्चों TB को बोलते हैं, खसरा, चिकन पॉक्स तथा पोलियो, और इनका संचरण रोगी के संपर्क में आने से फैलता है, और बचाव ही इनसे सावधानी का उपाय है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। आशा करता हूँ अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।